पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल अपने दौरे न्यूजीलैंड का आगाज़ कर रही है और अब पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि नया कप्तान नए कम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना चाह रहा है। इसके हवाले से आज नए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने एज ए कैप्टन अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वाज़े तौर पर कहा है कि बाबर आजम और रिजवान उनके लिए बेस्ट पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी है, लेकिन सवालात कई हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि हम मुख्तलिफ कम्बिनेशंस जो है वो सेट करना चाह रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले हमारे पास जो 15-17 मैचेस हैं, इसमें हम अपने कम्बिनेशन तैयार करेंगे और जो हमारे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ है 4 T20 मैचेस की, उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हमें पता होगा कि हमारे जो बेस्ट 11 खिलाड़ी हैं, हर पोजीशन पर हर खिलाड़ी होगा, उसका बैकअप तैयार होगा। ये बज़ाहिर एक प्लान है कि हमारे जो बैकअप है वो तैयार हो सके, क्योंकि नसीम शाह की अदम मौजूदगी में हमने बड़ा नुकसान उठाया था वर्ल्ड कप 2023 में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर ये वाकई ऐसा है कि बैकअप तैयार किया जा रहा है तो मेरे ख्याल में फिर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ मशकूक चीज़ें हैं, कुछ सवालात हैं। कुछ सवालात ये हैं कि अगर शाहीन शाह अफरीदी समझ रहे हैं कि बाबर आजम और रिजवान पाकिस्तान की बेस्ट ओपनिंग जोड़ी हैं, तो क्या वजह है कि फिर इसमें चेंजिंग करने का सोचा जा रहा है? अगर कोई बेस्ट है तो फिर चेंज क्यों किया जा रहा है? और अगर बैकअप की बात है कि हम बैकअप बना रहे हैं, तो फिर भी सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक खिलाड़ी को अगर आपने उसका बैकअप तैयार करना है तो उस खिलाड़ी को रेस्ट देकर आप दूसरे खिलाड़ी को ले आएँ ताकि वो परफॉर्म करे, खुले दिल के साथ खेले। ये नहीं होता कि आप एक खिलाड़ी की जो पोजीशन है वो भी चेंज कर दें। तो इससे क्या होता है कि सभी को पता है, बाबर आजम के फैंस जो कि बहुत ज़्यादा बाबर आजम को चाहते हैं, वो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बाबर आजम हार्ड हिटिंग नहीं कर सकते। और जो T20 फॉर्मेट है, इसमें चौथे 5वें नंबर पर बैटिंग करने वाले बल्लेबाज के पास अमूमन अक्सर मैचेस में बाशर्ती है कि जल्दी विकेटें ना गिरें, तो उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता विकेट पर सेट होने के लिए। उसको बड़े शॉट्स खेलना पड़ते हैं, उसको स्कोरिंग रेट अपना बढ़ाना पड़ता है। और बाबर आजम के अंदर बदकिस्मती कह लें या क्योंकि उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है। रिजवान फिर भी किसी हद तक विकेट पर सेट हो जाएं तो हार्ड हिटिंग कर लेते हैं। बाबर आजम तो विकेट पर सेट होने के बाद भी हार्ड हिटिंग नहीं कर सकते, तेज़ी से रन्स नहीं कर सकते, जैसा कि विराट कोहली कर सकते हैं, रोहित शर्मा कर सकते हैं, इवन के पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनमें इफ्तिखार अहमद कर सकते हैं या फिर रिजवान कर सकते हैं किसी हद तक। तो ये एबिलिटी उनके अंदर नहीं है। तो ये सवाल पैदा होता है कि अगर बाबर आजम का आपने मुतबादल तैयार करना है, उनका बैकअप तैयार करना है, तो लाजमी नहीं है कि आप उन्हें चौथे नंबर पर या तीसरे नंबर पर धकेलें। तो बेहतर है कि बाबर आजम को आप आराम दे दें, उन खिलाड़ियों को ले आएँ जो कि उनके बैकअप में तैयार किए जा रहे हैं। ये होता है सीधा तरीका। लेकिन दूसरी जानब अगर बाबर आजम जैसे प्लेयर को तीसरे या चौथे नंबर पर धकेला जाता है तो फिर मेरे ख्याल में बाबर आजम की टीम में जगह बनना ही मुश्किल है, क्योंकि ये बात हकीकत है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं बाबर आजम का फ़ैन हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं हर पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी का फ़ैन हूँ जो अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और हमारा काम ये नहीं होता किसी का हम फ़ैन बन जाएं, किसी के ख़िलाफ़ हो जाएं। हमारा काम होता है तज़किया करना। तो मुझे लगता है कि अगर बाबर आजम को नीचे बैटिंग दी जाती है तो उसका पाकिस्तान की T20 टीम में कोई किरदार बाकी नहीं रहेगा। और जहाँ तक ओपनिंग की बात है तो रिजवान की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार रही है एज ए ओपनर, इवन कि उनका स्ट्राइक रेट भी शानदार है। तो सैम अयूब उनके साथ सेट किए जा रहे हैं जिनसे सिर्फ तवक्कुआत हैं। अभी एक बदकिस्मती हमारी ये भी है, हम एक खिलाड़ी को अचानक ऊपर उठा देते हैं, एक खिलाड़ी को अचानक नीचे गिरा देते हैं। जैसा कि मोहम्मद हारिस के हवाले से था, उस वक्त के चेयरमैन रमीज़ राजा ने कहा था कि ऐसे जहर मिजाज खिलाड़ी को मैं 100 मैचेस भी दे सकता हूँ ताकि वो ख़ुद को मनवाए, 100 मैचेस खेलने का मौका दे सकता हूँ। लेकिन आज मोहम्मद हारिस पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा तक नहीं है। ये अलग बात है कि मोहम्मद हारिस की जो कारकर्दगी है वो भी अच्छी नहीं रही है, मासवाए T20 वर्ल्ड कप के 2 मैचेस के, तो वो ख़ुद को मनवा नहीं सके। उनसे उम्मीदें बहुत थीं, ये बात हकीकत है कि उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं, वो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। और अब सैम अयूब से भी उम्मीदें हैं, इस टाइम तक देखा जाए तो उम्मीदें हैं। अगर इंटरनेशनल T20 मैचेस की बात करें तो यहाँ पर भी उनका जो स्ट्राइक रेट है वो रिजवान और बाबर आजम से भी बहुत नीचे है। और
उनको जो मौके मिले हैं वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मिले हैं और होम कंडीशंस में मिले हैं, अपने मुल्क में मिले हैं, या फिर अफ़गानिस्तान के खिलाफ अगर मैचेस मिले हैं तो वो यूएई में मिले हैं, जो कि किसी हद तक एशियन बल्लेबाजों के लिए आइडियल कंडीशन हो सकती हैं। लेकिन अब उनके लिए जो बड़ा चैलेंज होगा न्यूजीलैंड का मेन अटैक होगा, क्योंकि जब आखिरी सीरीज़ थी उसमें न्यूजीलैंड के मेन बॉलर्स नहीं थे। इस बार न्यूजीलैंड का मेन बॉलर भी होगा, हर जो तमाम बॉलर्स हैं मेन अटैक भी होगा, और उनकी अपनी कंडीशंस भी होंगी जहां पर गेंद तेज़ी से आएगी। तो यहाँ पर सवाल फिर पैदा होगा कि सैम अयूब के लिए बड़ा चैलेंज होगा। और इसके अलावा अगर मुझे लगता है कि फ़खर ज़मान ज़्यादा शायद बेहतर चॉइस होंगे वन डाउन पोजीशन पर खेलने के लिए, बाशर्त ये कि जल्दी विकेट ना गिरे। अगर विकेट 10 ओवर्स के बाद गिरती है तो फिर मेरे ख्याल में पहली विकेट अगर 10 ओवर्स के बाद गिरती है तो फिर फ़खर ज़मान को वन डाउन पोजीशन पर आना चाहिए। और अगर बाबर आज़म के लिए चौथी पोजीशन, तो मेरे ख्याल में फिर बाबर आज़म को रेस्ट देना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बाबर आज़म के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो क्रीज़ पर सेट हो जाने के बाद भी बड़ी हिटिंग कर सकें। वो आपको पावर प्ले उनके लिए आइडियल पोजीशन थी, लेकिन जब हमें बाबर आज़म के पावर प्ले के खेल पर भी एतराज़ है कि उनका जो रन रेट है, उनका जो स्ट्राइक रेट है वो कम होता है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये खिलाड़ी अब चौथे नंबर पर जब फील्ड भी खुली होगी, क्योंकि छक्के लगाना तो मुझे नहीं लगता कि बाबर आज़म को ज़्यादा सूट करेगा, उनके शॉट्स लंबे नहीं जाते, तो उन्हें तो नीचे खेलना पड़ेगा। नीचे खेलने के लिए वो 100 या 120 के स्ट्राइक रेट से खेल सकेगा, इससे ज़्यादा उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो उससे फिर बेहतर है पाकिस्तान साहबज़ादा फरहान को मौका दे, जो एबिलिटी रखते हैं बड़े शॉट्स खेलने की भी। तो ये सूरत हाल है कि जो कम्बिनेशन तैयार किए जा रहे हैं, जो मुतबादल का रोया जा रहा है या फिर उसका वावेला किया जा रहा है, तो उसमें किसी हद तक ये साजिश भी दिखाई देती है कि ये सिर्फ एक खिलाड़ी को बाहर करने का प्लान है। अगर प्लान ना होता तो मैंने सीधा बताया कि आप उसको रेस्ट दे दें, आप उसका मुतबादल लें, एज ओपनर खिलाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि शाहीन शाह अफरीदी को अगर हम ये कहें हम उसका मुतबादल तैयार कर रहे हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी अब नई गेंद के साथ बैटिंग नहीं करेंगे, बॉलिंग नहीं कराएंगे, इनको हम बॉलिंग देंगे जब गेंद पुरानी हो जाएगी, पावर प्ले के बाद बॉलिंग देंगे। तो दर हकीकत हम शाहीन अफरीदी का मुतबादल तैयार नहीं कर रहे, हम शाहीन अफरीदी को डाउन कर रहे हैं, हम उसे बाहर का रास्ता दिखाना चाह रहे होंगे अगर हम ऐसी प्लानिंग करेंगे। और सेम यही बाबर आज़म के साथ भी है, अगर हम उनके बारे में ये सोच रहे हैं, क्योंकि जब से वो ओपनर बने हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है और अप्रैल 2018 से वो लगातार एज ए ओपनर खेल रहे हैं। अगर हम उन्हें पुरानी गेंद में धकेलेंगे, पावर प्ले के बाद भेजेंगे, तो दर हकीकत हम उनका गेम ख़राब करना है, उनको बाहर करने का रास्ता दिखाना है, क्योंकि 2-3 मैचेस में अगर वो परफॉर्म नहीं कर सके, जिसका ज़्यादा इम्कान भी है, तो फिर उन्हें यही कहा जाएगा थैंक यू जी, आपने मौका दिया, आपको आप परफॉर्मेंस नहीं दे सके। बाशर्त यह कि सैम अयूब भी कोई बड़ी परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो जाएँ। ये तो मामला है ओपनर्स का। और दूसरा मसला है विकेट कीपिंग का। अब विकेट कीपिंग के बारे में ये कहा जा रहा है कि आज़म खान अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा बने तो वो तो विकेट कीपर होंगे, क्योंकि वो फील्डिंग कर नहीं सकते, उनका जिस्म इतना हैवी है कि उनके लिए रनिंग करना मुश्किल है। तो ये चीज़ें हैं कि हम दुनिया का जो टॉप विकेट कीपर है मौजूदा वक्त में, एज ए बैट्समैन नहीं कहें, विकेट कीपिंग की सलाहियत के लिहाज से आप कह सकते हैं कि रिजवान दुनिया का इस टाइम बेहतरीन विकेट कीपर है। आप उसको फील्डिंग पर लगा रहे हैं। और आज़म खान मुझे नहीं लगता कि उनकी जो एबिलिटी है एज ए विकेट कीपर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा अच्छी है कि उन्हें रिप्लेस किया जाए। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ आज़म खान की जगह बनाने के लिए विकेट कीपिंग की भी कुर्बानी देना पड़ेगी रिजवान को या पाकिस्तान टीम को। रिजवान को क्या देना पड़ेगी, पाकिस्तान टीम को देना पड़ेगी कि जब आपको बेस्ट ऑप्शन मौजूद है तो आप सेकंड चॉइस के साथ अगर विकेट कीपिंग कराएंगे तो इसका नुकसान पाकिस्तान टीम को होगा, ना कि रिजवान को। तो ये मामलात हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम को सोचने हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ जो कि प्रोफेसर हैं कहते हैं ख़ुद को, और वो जो है उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा, वरना मामलात बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। क्योंकि यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जब हम अभी बाबर आज़म के अंडर कप्तानी ख़त्म हुई है, नई टीम बन रही है, तो पाकिस्तान टीम चौथे नंबर पर है T20 में भी और वनडे रैंकिंग में भी। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी होंगी कि हमारी जो रैंकिंग है वो भी मेंटेन रहे, क्योंकि अगर हम रैंकिंग में ज़्यादा नीचे जाएंगे तो उसका हमारा जो फ़र्क है वो ICC के मेगा इवेंट्स पर भी पड़ेगा। सिर्फ रैंकिंग एक दर्जे का नाम नहीं है अब,
इसका दारोमदार अब टूर्नामेंट में शमूलियत पर भी होता है। बराह रास्त आप खेल सकते हैं या आपको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचनी है और शाहीन शाह अफरीदी के लिए नया चैलेंज है। उम्मीद है कि अगर उनकी नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह उनका साथ देगा, वो अपने जो फैसले हैं उनमें अल्लाह बरकत डालेगा और वो परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर जिसका खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि यह महज एक प्लान है बाबर आजम को साइड लाइन करने के लिए, तो फिर ज़ाहिर है कि जब आपकी नीयत में फतूर हो तो फिर उसके नतायज भी अच्छे नहीं आते।